हाइमे रेस से पहले ब्लू बीटल का मेंटल आखिर कितने कैरेक्टर्स होल्ड कर चुके हैं, ब्लू बीटल के फाइट सीक्वेंसेस और सूट को आखिर ब्लू बीटल मूवी के लिए कहां से मॉडल किया गया था, वार्नर ब्रोस के हिसाब से आखिर क्यों बनी ये मूवी बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल डिजास्टर, और क्या इसका आने वाला सीक्वल हमें देखने को मिलेगा या नहीं। अब वैसे तो मॉडर्न जमाने में सुपर हीरो मूवीज का बेंचमार्क बहुत ऊपर सेट हो चुका है, बट फिर भी एज एन एंट्री लेवल सुपर हीरो मूवी ब्लू बीटल काफी एंटरटेन करती है, बट सैडली ये क्रिटिकली और फाइनेंशियली उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई। आज की इस वीडियो में हम इसके बिहाइंड द सीन कहानियां जानेंगे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम फैक्ट्स के रूप में, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। भले ही डीसी कॉमिक बुक के अंदर ब्लू बीटल कैरेक्टर की मूवी अब जाकर आई हो, बट आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि कॉमिक बुक के अंदर ये एक बहुत ही पुराना सुपर हीरो है, जहां पर इसका डेब्यू मिस्ट्री मैन कॉमिक्स के इशू नंबर 1 में अगस्त 1939 में हुआ था, जिसे एक्चुअली चार्ल्स निकोलस वोट्सकोव्स्की ने फॉक्स कॉमिक्स के लिए बनाया था, जो इवेंचुअली आगे जाकर डीसी कॉमिक्स का ही एक हिस्सा बन गई। इनिशियली इस कैरेक्टर का पहले प्रोटैगनिस्ट डैन गैरेट था, जिसे अपनी पावर स्पेशल विटामिन से मिलती थी। बाद में इसे चेंज कर दिया गया सीक्रेट स्कैरब से। इवेंचुअली सुपर हीरो को रिडिफाइन किया गया 1966 के कैप्टन एटम के इशू नंबर 83 से, जहां पर स्टीव डिट्को ने टेड कॉर्ड नाम के कैरेक्टर को प्रेजेंट किया, जहां पर एक्चुअली टेड कॉर्ड स्कैरब की पावर्स का इस्तेमाल गैजेट्स और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में करता है, और उसी का इस्तेमाल करके वो एक सुपर हीरो बनता है। लेकिन कॉमिक बुक में इस कैरेक्टर की डेथ होने के बाद इस मेंटल को एक बार फिर से चेंज किया गया और सीधे साल 2006 में हाइमे रेस को इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पर इन्फिनिटी क्राइसिस के इशू नंबर 3 में क्राइसिस इवेंट को विटनेस करने के दौरान उसे स्कैरब चुनता है और वो इस इवेंट का हिस्सा बनता है, और तभी से अब तक वो कॉमिक बुक के अंदर ब्लू बीटल ही है। बात अगर करें वार्नर ब्रोस के अंदर ब्लू बीटल मूवी के बनने की शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत नवंबर 2018 में हुई थी, जिसे मैक्सिकन बॉर्न राइटर गैरेट डनेट अल्कोसर लिख रहे थे, और ये मूवी ओरिजिनली सिर्फ और सिर्फ HBO मैक्स के लिए ओरिजिनली डेवलप की जा रही थी, जो DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स की पहली लेटिनो लीड वाली मूवी होती। और 2021 तक पोर्टो रिकन फिल्म डायरेक्टर एंजन मैनुअल सातो को इस मूवी के लिए हायर किया गया था, जिन्होंने पहले भी बेन की ओरिजिन स्टोरी के लिए वार्नर ब्रोस को पिच किया था, बट उन्हें इस मूवी की जिम्मेदारी सौंपी गई। हाइमे रेस के रूप में जोलो मार्टिनेज का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा नेचुरल लगा था, बट उन्हें चूज करने का डिसीजन डायरेक्टर एंजन मैनुअल सातो का ही था, जिन्होंने जोलो को कोब्रा काई सीरीज में मिगेल के रूप में शुरू से देखा था, और उनके अलावा इस रोल के लिए कोई और उनके दिमाग में नहीं था। जहां पर कोब्रा काई सीरीज के अंदर दिखाया हुआ उनका मार्शल आर्ट इस कैरेक्टर के लिए वार्नर ब्रोस के लिए भी काफी अच्छा ऑडिशन साबित हुआ था, जहां पर 1 अगस्त 2021 को उन्हें इस रोल को ऑफर किया गया, और अगले ही दिन जोलो ने अपने इस कैरेक्टर को सबके सामने अनाउंस किया। ब्रूना मार्क्वेज़िनी जना कॉर्ड के रूप में इस मूवी के अंदर देखने को मिली थी, बट क्या आपको मालूम है कि इससे पहले भी वो DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर एक्चुअली सुपर गर्ल का रोल प्ले करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने ऑडिशन दिया था, बट ये रोल उस समय एक्चुअली साशा कैली को मिला, जहां पर उनका कैरेक्टर हमें फ्लैश मूवी के अंदर देखने को मिला। बाय द वे, ब्रूना ने अपनी कंट्री ब्राजील के लिए पोर्तुगीज में ही अपनी आवाज को डब किया था। इस मूवी की कहानी को लिखने के लिए एक्चुअली द न्यू 52 के कॉमिक बुक का भी इंस्पिरेशन लिया गया था, जिसमें स्पेसिफिकली नई ब्लू बीटल की ग्रेजुएशन डे स्टोरी लाइन को इस मूवी के अंदर भी अडॉप्ट करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर मिशन इम्पॉसिबल और इंडियाना जोन्स की भी फ्रेंचाइजी का इंस्पिरेशन लिया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर डायरेक्टर एंजन मैनुअल सातो कैनेडियन फिल्म मेकर डेविड कॉरनबर्ग के काम से काफी ज्यादा इंस्पायर भी हुए हैं, और इस मूवी के अंदर हाइमे के ब्लू बीटल के ट्रांसफॉर्मेशंस और उसके बॉडी पर अटैच्ड हुए स्कैरब को इन्हीं मूवी से इंस्पायर किया है। बाय द वे, अगर आपको अपना खाना पचाना है तो कभी डेविड कॉरनबर्ग की मूवीज को सर्च मत करिएगा। इस मूवी के अंदर फैमिली का भी एक बहुत बड़ा एंगल दिखाया गया है, खास करके एक वर्किंग क्लास लैटिन फैमिली का, जहां पर इन्हें एक्चुअली पाल्मेरा सिटी का हिस्सा दिखाया गया है, जिसे एक्चुअली मूवी के लिए स्पेशली बनाया गया था। वहीं पर कॉमिक बुक के अंदर ये एक्चुअली एल पासो टेक्सास की कहानी होती है। इसका इंस्पिरेशन यहाँ पर एंजन मैनुअल सातो को ही मिला था, जहाँ पर वो बेसिकली हाइमे रेस को भी सुपरमैन के मेट्रोपोलिस और बैटमैन के गॉथम की तरह ही एक यूनिक सिटी से दिखाना चाहते थे, जिसे उन्होंने एक्चुअली रियल लाइफ के फ्लोरिडा और मायामी पर मॉडल किया है। यहाँ पर एक्चुअली लैटिन अमेरिकन लोगों की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है। और जब बात ओरिजिनलिटी की हो रही है, तो इस मूवी की मेन विलेन विक्टोरिया कॉर्ड भी कॉमिक बुक के अंदर एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, और वो टेड कॉर्ड की बहन है।
जहां पर इस कैरेक्टर के लिए पहले शैरन स्टोन को चुना जा रहा था, बट उनके साथ जब नेगोशिएशंस ठीक से नहीं हो पाए तो उनकी जगह पर सूजन सरैंडन को कास्ट किया गया। खैर, हमने ब्लू बीटल और उससे जुड़ी हुई चीजों के बारे में तो बहुत बात किया, पर हमने अब तक स्कैरब, जिसे डीसी कॉमिक्स के अंदर खादीजा कहा जाता है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की। वेल, एक्चुअली डीसी कॉमिक्स के अंदर बहुत बाद में स्कैरब की एक्चुअली बैक स्टोरी दिखाई गई थी, जहां पर इसे एलियन स्पीसीज रीच से जोड़कर दिखाया गया, जो बेसिकली इस एलियन स्कैरब को अलग अलग प्लैनेट्स पर डिप्लॉय करती है और वहां पर ये एलियन स्कैरब अपना होस्ट चुनता है और उसी होस्ट की बॉडी पर कंट्रोल करके रीच या तो उस पूरे के पूरे प्लैनेट को तबाह करती है या उस प्लैनेट का कंट्रोल अपने हाथ में लेती है। बट कॉमिक बुक के अंदर ब्लू बीटल एक्चुअली इस चीज को रेजिस्ट करता है और स्कैरब की कॉमिक बुक के अंदर लगभग यही स्टोरी है। बात अगर की जाए सूट के डिजाइन की, तो इस सूट के डिजाइन को मायस सी रूबियो ने डिजाइन किया था, जहां पर उनकी डिजाइन टीम इन्फिनिट क्राइसिस इश्यू नंबर 3, इनजस्टिस गेम्स, यंग जस्टिस और बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड सीरीज से काफी ज्यादा इंस्पायर हुई थी। लेकिन उन्हें ब्लू बीटल का फंक्शनल माउथ वाला मास्क बनाने में काफी दिक्कत आ रही थी, जिसके कारण उन्होंने इसके फेस मास्क को सिंपल मास्क की तरह बनाया, जो अल्टीमेटली मेरे हिसाब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के आयरन मैन से काफी सिमिलर था। बट फिर भी ब्लू बीटल की अलग पर्सनैलिटी के कारण ये थोड़ा अलग फील भी हुआ। बाय द वे, इस मूवी के लिए यहाँ पर जोलो मार्दिवेनिया के लिए एक बिहाइंड द सीन सूट भी बनाया गया था, जो काफी एक्यूरेट था मूवी के फाइनल सूट से। साथ ही साथ इस मूवी के फाइटिंग स्टाइल के कई सारे सीक्वेंसेस के लिए भी इनजस्टिस 2 की गेम का इंस्पिरेशन लिया गया था, जिसमें ब्लू बीटल कैरेक्टर के कई सारे मूव्स और फाइटिंग स्टाइल्स को मूवी के लिए डायरेक्टली इंस्पायर किया गया था। बात करें अगर इस मूवी की फिल्मिंग की, तो इस मूवी की फिल्मिंग 2022 के 25 मई को शुरू हुई, जहां पर अटलांटा के मेट्रोपोलिटन इलाके में इसकी शूटिंग जॉर्जिया के वाइल्डर स्टूडियोज में हुई थी, जहां पर इस मूवी के थर्ड एक्ट के कई सारे सीक्वेंसेस को एक्चुअली सबसे पहले शूट किया गया था, जिसे कैस्टेलो सैन फिलिप डेल मोरो में फिल्माया गया था, जो 500 साल पुराना स्पेनिश फोर्ट्रेस है और ये ओल्ड सैन हुआन पोर्तो रिको में सिचुएटेड है। और इस मूवी की एक्चुअली फिल्मिंग 18 जुलाई को पोर्तो रिको में खत्म हुई, लेकिन वहीं पर फरवरी 2023 को इसकी 2 दिन की एक स्पेशल फिल्मिंग भी रखी गई थी। बात करें अगर इस मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन की, तो इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स को डिजिटल डोमेन, राइज इफेक्ट्स, रोडियो इफेक्ट्स और इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक ने संभाला था, जहां पर इस मूवी के विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर थे केविन मैकलवेन, जिन्होंने इससे पहले एक्वामैन मूवीज के अंदर भी काम किया था। साथ ही साथ इस मूवी को एडिट करने का काम ग्रेग एल्पर्ट ने किया था। बात अगर की जाए इस मूवी की रिलीज की, तो इस मूवी की स्क्रीनिंग एक्चुअली एल पासो टेक्सास में रखी गई थी, जो कॉमिक बुक के अंदर ब्लू बीटल का एक्चुअली लिविंग लोकेशन होता है। लेकिन ड्यू टू ऑनगोइंग सैग आफ्टर स्ट्राइक, फिल्म की कास्ट ने इस प्रीमियर को एक्चुअली अटेंड नहीं किया और TCL चाइनीज थिएटर में सिर्फ और सिर्फ एंजल मैनुअल सातो को ही इस प्रीमियर को संभालना पड़ा। बात अगर की जाए क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो इस मूवी ने ऑडियंस और फैंस को उतना अच्छे से इम्प्रेस नहीं किया है, जहां पर अप्रोक्सीमेटली $104 मिलियन के बजट पर इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ $54.7 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए और ये अपना खुद का बजट भी निकाल नहीं पाई, जिसके कारण ये DC सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे ज्यादा कम कमाने वाली मूवी बन चुकी है। वार्नर ब्रोस के CEO और प्रेसिडेंट डेविड जस्लाव ने एक्चुअली अमेरिका में आने वाले ट्रॉपिकल स्टॉर्म हिलरी को इसका जिम्मेदार बताया था, बट ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड तो हिलरी आई नहीं थी, जिसके कारण ये बात तो क्लियर है कि ये मूवी एक्चुअली बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस करने में कामयाब नहीं रही। फिर भी इस मूवी का क्या कोई फ्यूचर है? वेल, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसा दावा करती हैं कि जेम्स गन और पीटर साफरान के नए DC सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ये कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा और इसे जोलो मार्दिवेनिया ही प्ले करते हुए नजर आएंगे। और रिसेंटली जेम्स गन ने इस बात को भी एक्सप्लेन किया है कि ये मूवी एक एक्चुअली स्पेशल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, जो किसी पुराने DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स की मूवी से जुड़ी हुई नहीं है और प्रोबेबली इसका आने वाले फ्यूचर हमें नए DC सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर इसकी अपनी प्रॉपर ट्रिलॉजी भी आएगी। उम्मीद करते हैं कि उस सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये लोगों को इम्प्रेस करने में कामयाब हो। सो गाइज, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको इस मूवी के बारे में और क्या क्या मालूम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही ऑसम वीडियोस लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।